नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं उसी पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान है। इस चरण में 695 प्रत्याशी मतदान में है। 82 प्रत्याशी यानी 12% महिलाएं सियासी चौसर पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। चलिए आज हम यूपी की सियासत के समीकरण को समझेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं ओपिनियन क्लास के ग्रुप एडिटर प्रकाश नारायण सिंह और लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार दिव्येंदु राय। प्रकाश जी और दिव्येंदु जी, आपका स्वागत है। तो प्रकाश जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, अभी तक के स्पष्ट रूप से मुस्लिम मतदाता किसके साथ हैं और क्यों? और साथ ही ये पूछना चाहूंगी कि मुस्लिम समुदाय की सियासत में भागीदारी कितनी? तो ये स्पष्ट है कि मुस्लिम इस बार सपा यानी इंडिया गठबंधन के साथ है। सपा का नाम मैंने कांग्रेस से पहले इसलिए लिया कि कांग्रेस नेशनल लेवल पर बड़े भले पार्टी हो, लेकिन यूपी के स्तर पर कांग्रेस से बड़ी पार्टी सपा है, यानी सपा बड़े भाई के रोल में है। अब खास बात मुस्लिम मतदाताओं के पैटर्न, उनके सियासी भागीदारी, इस पे थोड़ा सा मैं ज्यादा वक्त लूंगा, ध्यान से समझिए। सपा यानी इंडिया गठबंधन के तरफ मुस्लिम मतदाता का इस बार एक तरफा वोट है। जैसे 2022 में मुस्लिम मतदाताओं ने सपा को एक तरफा वोट दिया था। इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका काउंटर अटैक क्या होता है, वो बात की बात है। मौजूदा आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है और उसके सहयोगी जदयू ने बिहार में एक और उम्मीदवार खड़ा किया है। लेकिन खास बात यह है कि प्रमुख विपक्षी दलों में भी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व गिर गया है। इस लोकसभा चुनाव में खासकर कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई ने इन सबको मिला दे तो केवल 78 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अब ये मैं पिछले साल से तुलना करूं कि 2019 की तुलना में ये करीब 37 कम है। यानी 2019 में विपक्षी पार्टियों ने 115 मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा था और इस बार महज 78 उतारा है। रिजल्ट देखिए क्या रहा। 2019 में 26 मुस्लिम उम्मीदवार सांसद के रूप में चुने गए थे। उनमें से कांग्रेस और टीएमसी के 4-4, बीएसपी और एसपी के 3-3 और एनसीपी और सीपीआईएम के 1-1 सदस्य थे। अब असम के एआईयूडीएफ, लोक जनशक्ति पासवान, जो कि ये अब 2 गुटों में विभाजित हो चुकी है, उसके आईयूएमएल और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में से भी 1-1 थे। सवाल ये नहीं है, सवाल अब ये है कि मुस्लिमों से विपक्ष ने ऐसी दूरी क्यों बनाई है ना? आप देख लीजिए, अभी मोटे तौर पे ध्यान दीजिए, बसपा ने इस बार सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। 2024 में 35 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जो विपक्ष के सभी पार्टियों में सबसे ज्यादा है। इन 35 उम्मीदवारों में 17 उम्मीदवार केवल यूपी में उतारे गए हैं। इसके अलावा 4 मध्य प्रदेश में, बिहार और दिल्ली में 3-3, उत्तराखंड में 2 और राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और गुजरात में 1-1 मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी ने उतारा है। अब ये बात की बात है कि बीएसपी ने ऐसा क्यों किया है? क्या वो इंडी गठबंधन का वोट पैटर्न काटने के लिए किया है, उत्कटवा के रूप में किया? ये सब बहस के विषय बाद में। पहले हम ये देखें कि विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट कितनी उतारी है। मैं पूरा डिटेल में समझाना चाह रहा था। अब 2019 की तुलना में बात करें तो बसपा और समाजवादी पार्टी का यूपी में गठबंधन था, तो उस चुनाव में बसपा ने 39 उम्मीदवारों को उतारा था, जिनमें से 3 जीतकर संसद पहुंचे थे। वहीं 2014 में बहुजन समाज पार्टी ने कुल 61 उम्मीदवारों को उतारा था, जिनमें से एक ने भी जीत नहीं दर्ज की। यानी बसपा ने भी, जो इस समय सबसे अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, वो भी 2014 और 19 की तुलना में कम है, करीब करीब आधा से थोड़ा अधिक है। अब आइए बात कांग्रेस की। तो बसपा के बाद कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारी है, जिनमें पश्चिम बंगाल में 6 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और यूपी में 2-2, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में
एक एक उम्मीदवार है। अब वही इन प्रत्याशियों की तुलना आप 2019 से कीजिए, तो 2019 से जब करेंगी तो आपको लगेगा ये तो बहुत कम है। पूछिए क्यों? क्योंकि यही कांग्रेस 34 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारी थी, जिनमें से 10 पश्चिम बंगाल और 8 यूपी में थे, और इनमें से 4 जीते भी थे। अब 2014 की बात करें तो कांग्रेस ने लगभग लगभग 31 मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, जिनमें 3 ने जीत हासिल की थी। हालांकि उस वक्त पार्टी ने 464 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब ध्यान दीजिए टीएमसी की बात, वो भी मुस्लिम हितैषी पार्टी अपने को कहती है, उसके हालात क्या है? तो टीएमसी आज की डेट में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी पार्टी है जो 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारी है, यानी जिनमें से 5 ने अपने पश्चिम बंगाल में खड़ा किया और एक उम्मीदवार असम में खड़ा किया है। टीएमसी का तुलना 2019 से कीजिए तो पता चलता है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम और बिहार राज्यों में 13 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारी थी, जिनमें से 4 जीते भी थे। हालांकि 2014 में, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के 3 साल बाद टीएमसी ने 24 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, और उनमें से 3 ने जीत दर्ज हासिल की थी। अब आइए बात यूपी की बात हम लोग कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है। समाजवादी पार्टी के प्रति जिस तरह मुस्लिम समुदाय ने एक पक्ष होके, एकजुट होके जिस तरह वोट दिया है, क्या सपा ने उस तरह से मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं? ध्यान दीजिए, इस चुनाव में मुस्लिम यादव वोट बैंक वाली कही जाने वाली सपा ने केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यह 2019 से तुलना करने पर आधा के करीब संख्या है। कैसे? तो 8 उम्मीदवार उतारे थे ये 2019 में, और उनमें से 3 ने जीता भी था। वही 2014 में सपा ने 39 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन एक भी नहीं जीता था। ठीक है, अब अब बात दूसरी है। अब आरजेडी को भी ध्यान दे दीजिएगा। बात हम लोग आज यूपी की कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी को भी मुस्लिम एक तरफा वोट दे रहे हैं, यह भी सत्य है। अब आरजेडी ने भी क्या किया है वो ध्यान दीजिए। 2019 में लोकसभा चुनाव में 5 उम्मीदवारों को आरजेडी ने उतारा था, मुस्लिम उम्मीदवारों को। इस चुनाव में केवल 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इस पार्टी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को 2014 में उतारा था। सोचिए, तो इन्होंने भी अपने कैंडिडेट घटा लिए हैं। अब सवाल ये होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? देश का कोई भी चुनाव हो, उसमें मुस्लिम प्रत्याशी कब उतारे जाने लगे हैं लगातार? इसका काउंटर वजह क्या है? पहला, तुष्टीकरण का आरोप, तुष्टीकरण की नीति। भाजपा भले ही मुस्लिमों से दूरी बरतती हो, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टियों जैसी अभी भी मुस्लिम वोटर्स उन्हीं के पास है। यानी यही कारण है पार्टियां चुनाव प्रचार के दौरान उनके हितों को लेकर तमाम वादे करती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो किन बातों का ध्यान रखती है? जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण, आबादी और लोकप्रियता। तो ये तो सत्य है कि मुस्लिम आबादी के मुताबिक भी इनको सीट नहीं मिल रहा है। इसका क्या है? तो ये काउंटर ध्रुवीकरण की राजनीति जो 2014 से शुरू हुआ है, उसमें विपक्ष की पार्टियां भी अब मुस्लिम मतदाता, जिस सिवान में जैसे आरजेडी ने नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा? क्योंकि हिना साहब को टिकट लगातार देती है, और वहां काउंटर में हिंदू एकजुट हो जाते हैं। तो ये ध्रुवीकरण की जो राजनीति आई है, इसका सबसे बड़ा असर मुस्लिम प्रत्याशियों पे पड़ रहा है। और अब इसमें मुसलमानों की क्या कमियां है? मुसलमान का जो वोटिंग पैटर्न है, बहुत मैं गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, मुसलमान का जो वोटिंग पैटर्न है वो बीजेपी को हराने का है। यानी मुसलमान इसलिए वोट नहीं दे रहा है कि उसको अपने मंत्री बनाने हैं, अपने विधायक बनाने हैं, अपने एमएलए बनाने हैं, या अपने लिए सड़क सुरक्षा और रोजी रोजगार और ये चाहिए। उसको सिर्फ ये उसका वोटिंग पैटर्न है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। अब ऐसे में काउंटर गैर यादव, ओबीसी, दलित मतदाता, इवन सवर्ण को, ये सब किसी को एकजुट कर दे रही है। अच्छा दिव्येंदु जी, आप ये बताइए, पूर्वांचल में अभी स्वर्ण समाज मोटे तौर पर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है।
अभी ये किसके साथ है? सवर्ण वोटर है, इन्हें भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी पार्टी का जो वोट बैंक माना जाता है, लेकिन सवर्ण वोटर जो है वो इस बार लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी से छिटकते जा रहा है। हाँ, लेकिन ये हालात है कि कुछ सीटों की अगर बात छोड़ दे तो सवर्ण वोटर मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जैसे रायबरेली का चुनाव हो रहा है, तो रायबरेली संसदीय क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है। दिन में 11 बजे तक तकरीबन 27.58% मतदान हो गया था उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर। रायबरेली में ब्राह्मण मतदाता जो है वो कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ परंपरागत तौर पर जुड़े हुए हैं। आजादी के बाद से इतिहास उठाकर देखें तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा बार ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया है। आखिरी बार उत्तर प्रदेश की सियासत में भी जब कांग्रेस रही 1989 तक, तब मुख्यमंत्री एनडी तिवारी थे, ब्राह्मण थे। तो जो ब्राह्मण मतदाता है वो कांग्रेस पार्टी के मूल मतदाता रहे हैं, मुस्लिम मतदाता कांग्रेस पार्टी के मूल मतदाता रहे हैं, दलित मतदाता परंपरागत तौर पर कांग्रेस के साथ रहे हैं। लेकिन 90 के दशक के बाद जब ये वोट बैंक का, तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सियासत से दूर होती गई। लेकिन गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। कल हम सबने देखा कि कैसे इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में इतनी ज्यादा लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, जिसका आकलन ना तो कांग्रेस पार्टी को था, ना समाजवादी पार्टी को था, ना ही प्रशासन को था। क्योंकि अगर प्रशासन को इतनी जानकारी होती तो प्रशासन मुस्तैद रहता, बल्लियां नहीं टूटती, बैरिकेड नहीं टूटते और कार्यकर्ता मंच के इतने नजदीक नहीं जाते। तो ये तस्वीरें, ये उमड़ी भीड़ कहीं ना कहीं ये बयां कर रही है कि जो युवा है वो बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार को घेर रहे हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म समुदाय को हो। सवर्ण युवाओं की आप बात करेंगी तो सवर्ण युवा जो है वो बेरोजगार है, वो इस हालात से परेशान है। ऐसे में ये जो युवा है इनकी अलग जाति है, ये किसी जाति धर्म मजहब से नहीं बंधे हैं। उनको रोजगार चाहिए, उनको व्यवसाय चाहिए, इसके लिए उनको पर्याप्त अवसर चाहिए। और जो सवर्ण मतदाता है वो प्रत्याशियों के संबंधों के आधार पर भी जा रहे हैं। वैचारिक तौर पर वह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि चंदौली, इलाहाबाद के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ कुशवाहा और पटेल वोटर किसके साथ हैं? देखिए, जो कुशवाहा मतदाताओं की बात की जा रही है, तो कुशवाहा मतदाता जो है बाबू सिंह कुशवाहा के साथ पहले कभी हुआ करते थे। जैसे जौनपुर संसदीय क्षेत्र से बाबू सिंह कुशवाहा प्रत्याशी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी कुशवाहा वोटर है। लेकिन वर्तमान समय में जो कुशवाहा वोटर है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से लामबंद नजर आते हैं। हालांकि जिस सीट पर कुशवाहा प्रत्याशी है वहां कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से नहीं है। जैसे जौनपुर संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से बाबू सिंह कुशवाहा प्रत्याशी हैं, वहीं चंदौली की सीट से बहुजन समाज पार्टी ने कुशवाहा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं फूलपुर संसदीय सीट की बात करें तो वहां भी समाजवादी पार्टी ने कुशवाहा प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इन सीटों को छोड़ दिया जाए तो कुशवाहा समाज के लोग जो है या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद नजर आते हैं। वहीं अगर कुर्मी समाज की बात करें तो कुर्मी समाज को भारतीय जनता पार्टी ने भी ठीक ठाक टिकट दिया है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने भी ठीक ठाक टिकट दिया है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, वो अपनी सीटों पर वोट लेने में तो सफल रहे हैं, लेकिन अन्य जगहों पे वो वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में पोलराइज कराते नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो कुर्मी मतदाता है, जो कुशवाहा मतदाता है, अन्य संसदीय क्षेत्रों पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूती से लामबंद नजर आ रहे हैं। क्या भूमिहार अपने जाति के उम्मीदवार के पक्ष में लामबंद है? यदि लामबंद होता है तो कुछ तो वोट उसका कटा वहां पे। दूसरी बात कि क्या ब्राह्मण मतदाता पार्टी को बड़ा समझ रहा है या अपने जातीय प्रत्याशी को बड़ा समझ रहा है? क्या राजपूत मतदाता पूर्वांचल में बीजेपी के प्रति लामबंद है या अपनी जातीय का प्रत्याशी नहीं है तब वो बीजेपी को चुन रहा है या जाति के प्रति समर्पित है? देखिए, जो आपने बात कही जातीयता की, तो हर एक व्यक्ति के साथ एक जाति का टैग जुड़ा होता है और हर व्यक्ति का कोई ना कोई वाद होता है, विचारधारा होती है, वैसे ही जाति होती है। तो उसके रिश्तेदार उसकी जाति में होते हैं, उसके दोस्त मित्र सामान्यतः उस जाति के ज्यादा होते हैं। इसलिए वह लोग जातीयता के प्रति हर किसी का थोड़ा बहुत लगाव होता है। किसी का 19 होता है, किसी का 20 होता है। अगर सियासत में बात करें तो यूपी की सियासत की बात करें तो भदोही की जो सीट है वहां से ब्राह्मण प्रत्याशी इंडिया गठबंधन की तरफ से ललितेश त्रिपाठी
त्रिपाठी सियासी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और ललितेश पति का आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो उन्होंने कुछ दिनों पहले एक फोटो ट्वीट की थी और उस फोटो में सबसे ताज्जुब करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने जनेऊ की फोटो ट्वीट की थी कि मैं छोटा था तो ये जनेऊ हुआ था, यानी वो ब्राह्मण समाज में मैसेज देना चाहते थे कि जनेऊ वाली बात है, हमारे साथ रहिए। भदोही संसदीय क्षेत्र में तकरीबन 2.5 लाख के आसपास ब्राह्मण मतदाता है। ऐसे में अगर ब्राह्मण पोलराइज होते इंडिया गठबंधन के साथ तो वो सीट भारतीय जनता पार्टी की फंसेगी। हालांकि अभी भी मामला नजदीकी है, ऐसा नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी को मार्जिन मिलता दिख रहा है। वही यही प्रयास समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बलिया में करते नजर आ रहे हैं, लेकिन बलिया में उनकी एक फोटो वायरल होगी। वह फोटो थी मुख्तार अंसारी के जनाजे को कंधा देने की। उस फोटो के वायरल होने के बाद उनका चुनाव जितना चढ़ना चाहिए था वो नहीं चढ़ पाया, क्योंकि बलिया संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वहां तकरीबन 3 लाख के आसपास भूमिहार मतदाता है। भूमिहार मतदाता बलिया के तो उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन गाजीपुर जिले के जो भूमिहार मतदाता है, जैसे 2 विधानसभाएं बलिया संसदीय क्षेत्र की मोहम्मदाबाद जहूराबाद गाजीपुर जिले में है, और वहां के मतदाता कृष्णानंद राय से खुद को कोरिलेट करते हैं और कृष्णानंद राय की हत्या के लिए वो लोग दोषी मुख्तार अंसारी को पाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने, सीबीआई की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था इस मामले में, लेकिन तब भी भूमिहार मतदाताओं का कहना है कि मुख्तार अंसारी ही दोषी है, उन्होंने ही हत्या कराई थी। अब किसने हत्या कराई ये माननीय न्यायालय तय करेगा तो बेहतर होगा। तो इसलिए जो भूमिहार मतदाता है वो वहां मजबूरन कह सकते हैं या फिर परंपरागत तौर पर कह सकते हैं नीरज शेखर के साथ है। वहीं अगर घोसी की बात करें तो घोसी से इंडिया गठबंधन की तरफ से राजीव राय प्रत्याशी। राजीव राय के बारे में कहा जाता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बेंगलोर में खुद का व्यवसाय है, कई देशों में व्यवसाय है, लेकिन उसके बावजूद डाउन टू अर्थ है, कार्यकर्ताओं से, आम जनता से मिलते हैं। राजीव राय 2014 का लोकसभा चुनाव घोसी से लड़े थे। गठबंधन नहीं था, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे, लेकिन घोसी के लिए नए थे। 2013 में सियासत में वो पहले भले आए थे, लेकिन घोसी में 2013 में आए। लोगों के लिए नया चेहरा था, वोट उनको मिला, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला और राजीव राय वो चुनाव हार गए। लेकिन उसके बावजूद राजीव राय लगातार घोसी में बने रहे, लोगों से टच में रहे और 10 साल में उन्होंने लोगों के लिए काम किया। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो राजीव राय की अच्छी खासी सुनवाई थी। तो राजीव राय के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंडरग्राउंड केबलिंग का काम बड़े व्यापक तौर पे कराया। डूडा में और नगर विकास में उन्होंने काम अपने पर्सनल संबंधों पे कराया, रोड बनवाया, तो काम कराया। और लोगों के पर्सनल काम के लिए लोग बताते हैं कि डीजीपी से लेके होमगार्ड तक को फोन करते थे, लोगों की मदद करते थे। उनका एक हॉस्पिटल था, वहां भी लोगों को एडमिट कराते थे। जब कोविड का दौर आया और सारे नेता अपने घरों में सो रहे थे, कुछ नेता थे जो काम कर रहे थे, हर एक दल के कुछ नेता थे, तो राजीव राय उस समय एक्टिव नजर आया। राजीव राय ने अन्न का जो है व्यवस्था कराई, लोगों के यहाँ पहुंचवाया, दवाएं पहुंचवाई और उनकी जो टीम थी वो लगातार लोगों के बीच में थी। एक बार बाढ़ आया तो मधुबन में तो राजीव राय के लोग सामान बांटते नजर आए। राजीव राय खुद मैदान में थे और राजीव राय ने कहा किसी को कोई जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करें। जब कोविड का दौर था तो मऊ के कुछ लोग राजभर समुदाय के एवं अन्य पिछड़े समुदाय के लोग अन्य देशों में फंसे थे। उन लोगों ने तमाम नेताओं से संपर्क साधा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तब राजीव राय सामने आए और राजीव राय ने अपने पैसे से उन लोगों को विदेश बाहर से अपने देश में मंगवाया। पैसा होना सब कुछ नहीं होता, लेकिन राजीव राय ने अपने पर्सनल संबंधों पे मंगवाया। डुमरियागंज सीट की अगर मैं बात करूं तो डुमरियागंज सीट से जो कुशल तिवारी प्रत्याशी हैं, इंडिया ब्लॉक से प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे प्रत्याशी हैं, तो वहां जो ब्राह्मण मतदाता है वो काफी हद तक उनके पक्ष में लामबंद नजर आते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण शिरोमणि कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी के लड़के हैं। कुशल खुद सांसद रह चुके हैं। ऐसे में जो व्यक्ति सियासत में होता है कभी ना कभी किसी की मदद किया होता है। उसके भले कुछ दुश्मन होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदद किया होता है। तो ऐसे में ब्राह्मण मतदाता उनके पक्ष में थोड़े लामबंद नजर आते हैं। वहीं क्षत्रिय मतदाताओं की बात कर रहे हैं तो क्षत्रिय मतदाता जो है, अगर धनंजय सिंह बसपा से प्रत्याशी होते तो जौनपुर में उनके साथ नजर आ रहे थे, लेकिन चूंकि अब कृपाशंकर सिंह अकेले प्रत्याशी हैं तो क्षत्रिय उनके साथ नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बगल की सीट गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में जो क्षत्रिय मतदाता है वो काफी हद तक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर उमेश कुमार सिंह के साथ लामबंद नजर आते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कितना सियासी प्रभाव गाजीपुर में दिखता है और उनका सियासी प्रताप कितना दिखता है कि वह लोग क्षत्रिय मतदाताओं को क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद कर पाते हैं। क्योंकि अगर देवरिया संसदीय सीट की बात की जाए तो वहां के जो क्षत्रिय मतदाता है
वो इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह के साथ भी लामबंद नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जिस जाति का प्रत्याशी है उस जाति के लोग सामान्यतः उसके साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन भूमिहारों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बनारस संसदीय क्षेत्र से अजय राय कांग्रेस उत्तर प्रदेश के नहीं नहीं अध्यक्ष नहीं, है, देखिए सियासत प्रत्याशी है। में, हाँ, सियासत में अब नरेंद्र मोदी या जहां से अखिलेश लड़े, डिम्पल लड़े या योगी आदित्यनाथ खुद लड़ जाए, तो ये तो प्रतीक हैं, बड़े चेहरे हैं, इनके पक्ष में नहीं, यहाँ तो कुछ वो नहीं चलता है। देखिए बड़े चेहरों की जब आप बात कर रहे हैं तो बड़े चेहरे हैं, लाजमी है कि वो जीतेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपका वोट बैंक नजर आता है। जैसे बनारस संसदीय क्षेत्र की बात करें तो आजादी के बाद लगातार 3 बार सांसद हुए डॉक्टर रघुनाथ सिंह भूमिहार समाज से आते हैं। रघुनाथ सिंह को बाद में जहाज रानी शिपिंग कारपोरेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया है। 1 रुपए की सैलरी पे रघुनाथ सिंह थे, कुछ नहीं कमाए, उनकी परिवार से कोई सियासत में नहीं है। राजनारायण उसी बनारस के रहने वाले हैं, भूमिहार जाति से ताल्लुकात रखते हैं। राजनारायण के बारे में कहा जाता काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों का उन्होंने प्रवेश कराया, जिसके लिए उन्होंने लोगों का विद्रोह भी सहा, विरोध भी सहा, और उन्होंने अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन दलितों, वंचितों, शोषितों में दान कर दी। काशी के बारे में हर हर महादेव का नारा लगाया जाता है, तो काशी नरेश को देख के वो भी सहयोग से भूमिहार समाज से ताल्लुकात रखते थे। बीएचयू से लगाए तमाम संस्थाओं के लिए उन्होंने जमीनें दान दी है, जिसका लोग आज लाखों की संख्या में लोग लाभ लेते हैं। लेकिन काशी विश्वनाथ दर्शन भी करने जाते हैं, लेकिन काशी नरेश को नहीं याद करते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि बनारस संसदीय क्षेत्र पे तकरीबन 3 लाख से ज्यादा भूमिहार वोटर हैं, लेकिन वो अजय राय के साथ लामबंद नहीं नजर आते हैं। बड़े चेहरे के तौर पर मोदी जी चुनावी मैदान में हैं, जाहिर सी बात है कि वो चुनाव जीतेंगे, उनके साथ ज्यादा लोग रहेंगे, लेकिन इसके आधे लोग भी अगर अजय राय के साथ नजर आते, भूमिहार समाज के लोग नजर आते, तो अजय राय को चुनाव में इतना कम वोट नहीं मिलता। चलिए, अच्छा रहा दिव्येंदु भाई आपसे बातचीत करके। प्रकाश जी और दिव्येंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे साथ आप जुड़े और हमारे व्यूअर्स को आपने इतनी अच्छे से जानकारी दी कि कैसे यूपी में धर्म और जाति के तौर पर राजनीति चलती है। ये पूरा समीकरण समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।